हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपना होल्डिंग कंपनी का जो चैप्टर चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए अगला चैप्टर करते हैं। उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि डिविडेंड रिसीव सब्सिडरी कंपनी से। जो हमने डिविडेंड रिसीव होल्डिंग कंपनी को होता है वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से हो रहा है या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से हो रहा है। तो जिस भी प्रॉफिट में से हो रहा है हमारा थोड़ा सा ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंस हो जाएगा। अब देखो, प्री एक्विजिशन से देखो, डिविडेंड आप सबको पता होगा कि डिविडेंड क्या होता है। आप किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको रेगुलर मंथली इनकम मिलती है। मंथली है, बाय मंथली है, एनुअली है, क्वार्टरली है, कैसे भी है, शेयर्स में इन्वेस्ट करके जो इनकम आपको मिलती है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। तो अब वो डिविडेंड होल्डिंग कंपनी को सब्सिडरी कंपनी की प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से अगर मिला है, अगर प्री एक्विजिशन के प्रॉफिट में से डिविडेंड मिला है तो उस डिविडेंड की नेचर हम कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं। कौन सी रिसिप्ट मानते हैं? कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं। अब देखो, यहाँ पर थोड़ा सा क्या चेंज है कि भाई कॉन्सेप्ट वाइज क्या अलग है थोड़ा सा। अब तक जो हम सम करते हैं, ठीक है, उन हमने देखा कि जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होता है, उसे हम रिवेन्यू नेचर का प्रॉफिट मानते हैं, और पोस्ट एक्विजिशन जो प्रॉफिट होता है उसे कैपिटल नेचर का प्रॉफिट मानते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, वो सब तो वैसे ही है, लेकिन अगर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो कि रिवेन्यू नेचर का होता है, अगर उसमें से आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो वो डिविडेंड की नेचर आपकी कैपिटल रिसिप्ट मानी जाएगी। प्रॉफिट का नेचर आपका रिवेन्यू ही रहेगा, लेकिन उस प्रॉफिट में से जो डिविडेंड डिक्लेयर करोगे वो कैपिटल नेचर का होगा। ठीक है, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से अगर डिविडेंड गया है तो उस डिविडेंड की नेचर होगी कैपिटल रिसिप्ट की। फिर है द होल्डिंग कंपनी। इसका ट्रीटमेंट क्या करेगी होल्डिंग कंपनी? इसको डिडक्ट किया जाएगा फ्रॉम द अमाउंट ऑफ सच डिविडेंड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड। मतलब कि आपने जो कॉस्ट पे करी है शेयर एक्वायर करने की, जो आप अमाउंट एसेट्स की तरफ दिखाते हो इन्वेस्टमेंट में कि आपने सब्सिडरी कंपनी में कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, वो अमाउंट होता है आपने कितना पे किया है उस दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो डिविडेंड की अमाउंट उस अमाउंट में से माइनस की जाएगी। उसका ट्रीटमेंट ये होगा अगर वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है तो। दूसरी बात आती है डिविडेंड की, पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट में से डिक्लेयर करा है तो। अगर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से डिक्लेयर किया है तो उस डिविडेंड की नेचर होगी रिवेन्यू रिसिप्ट की, और उसकी ट्रीटमेंट हम देखो कैसे करेंगे कि आगे कहते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर रिलेटिंग टू डिविडेंड फ्रॉम द सब्सिडरी कंपनी। अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब है कि अगर एरर हो जाए आपकी एंट्री में, वो कैसे होगा कि भाई आपने रिवेन्यू रिसिप्ट ना मान के उसको कैपिटल नेचर की रिसिप्ट मान लिया है, और उसका ऐसे ट्रीटमेंट करते जैसे हम कैपिटल नेचर के आइटम का करते हैं। तो उसके लिए अगर ऐसे एरर्स हैं तो उसके रेक्टिफिकेशन के लिए हमें क्या करना है कि in the question relating to consolidation of balance sheet, it may be given that holding company has received dividend from the subsidiary company out of pre-acquisition profit. अब pre-acquisition profit है, इसका मतलब उस dividend की nature क्या होगी? Capital nature की होगी। Has credited its P&L statement with the amount so receive, और उसने क्या किया, अपने उस अमाउंट जो डिविडेंड रिसीव हुआ उसने वो डिविडेंड की अमाउंट अपने P&L में क्रेडिट साइड की तरफ शो कर दी एज एन इनकम। तो ये तो एरर हो गया कि P&L अकाउंट में तो हम कैपिटल नेचर की चीज़ें शो ही नहीं करते हैं, तो रिवेन्यू नेचर की चीज़ें शो होती हैं। तो ये जो एरर है, दस एन एरर हैज़ बिन कमिटेड इन एज मच एज कैपिटल रिसिप्ट हैज़ बिन ट्रीटेड एज इनकम। वो कैपिटल रिसिप्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम की साइड उसने इनकम मान के लिख दिया है। तो अब इसकी करेक्ट एंट्री, वैसे करेक्ट एंट्री होनी जो चाहिए वो ये होती है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सिडरी टू शेयर इन सब्सिडरी कंपनी, ये आपकी करेक्ट एंट्री होती है अगर आपको फर्स्ट गो में करनी है। लेकिन अगर आपकी एंट्री पहले गलत हो गई है, गलत कैसे हो गई कि आपने P&L अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ऐसे बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L, मान लो आपका ये P&L बना हुआ है, ठीक है, आपने यहाँ पर क्रेडिट की तरफ लिख दिया कैपिटल, उसको डिविडेंड को कैपिटल नेचर का मान के यहाँ पे डाल दिया, तो आपकी और यहाँ आपकी एंट्री क्या हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। अगर आपने ये एंट्री पहले करी है तो आपको इसको ठीक करने के लिए रेक्टिफाइंग एंट्री जो पास करनी पड़ेगी वही होगा कि स्टेटमेंट ऑफ P&L को हम डेबिट करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स को। ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी।
द इफ़ेक्ट ऑन होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट पे क्या पड़ेगा, दैट द क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L विल बी डिक्रीज। तो इससे जो होल्डिंग कंपनी का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है P&L का, वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड द डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर सब्सिडरी कंपनी में वो भी डिक्रीज होगा विद द सेम अमाउंट। There is no effect of payment of any dividend on the calculation of minority interest since the dividend must have been paid to them also। उनको भी ऐसे पे किया गया होगा, माइनॉरिटी के ऊपर कोई इंटरेस्ट का फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसके डिविडेंड का। इसका इलस्ट्रेशन देखो कि जैसे 9,000 शेयर हैं एस लिमिटेड के एक्वायर करेंगे एच ने 13,65,000 में करें 1 अप्रैल 2014 को एक्वायर किया है, ऑन विच डेट P&L ने जो बैलेंस शो किया वो था क्रेडिट बैलेंस शो किया, मतलब प्रॉफिट है आपका P&L में 3,12,000 का सितंबर 2014। एस लिमिटेड डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 10% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। इसका मतलब ये पिछले साल का डिविडेंड उसने सितंबर 14 में डिक्लेयर करा है, 13-14 फाइनेंशियल ईयर का। तो एच लिमिटेड क्रेडिटेड दिस डिविडेंड टू इट्स P&L अकाउंट। और फिर एच लिमिटेड ने क्या किया कि जो डिविडेंड डिक्लेयर करा था एच लिमिटेड ने, एच ने क्या किया उसको अपने P&L अकाउंट की क्रेडिट की तरफ डाल दिया है, तो ये उससे एरर हो गया है। ऑन 31 मार्च 2015 द बैलेंस शीट है जो दोनों की वो ये है। अब उसको ठीक करना पड़ेगा। अब ठीक कैसे करेगा कि जितना डिविडेंड उसकी क्रेडिट की तरफ डाल दिया गया उसको वहाँ से माइनस करना पड़ेगा। ये जो ट्रीटमेंट हमने लिखा है ना कि उसे माइनस करना पड़ेगा, होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंस में से वो क्या होगा, डिक्रीज़ किया जाएगा जितना डिविडेंड है। और कहाँ से डिक्रीज़ होगा, डेबिट बैलेंस ऑफ द शेयर इन सब्सिडरी कंपनी, वहाँ से भी उसको डिक्रीज़ किया जाएगा। इसका ट्रीटमेंट देखते हैं कैसे होगा कि शेयर कैपिटल है दोनों की एच की और एस की, ये गिवन है, फुली पेड अप है 100 रुपीज़ का, ये 100 रुपीज़ का एक शेयर है। फिर जनरल रिजर्व दे रखे हैं दोनों के 31 मार्च 2014 के हैं कि सरप्लस हैं दोनों के, ट्रेड पेबल्स हैं, करंट असेट्स गिवन है, फिक्स्ड असेट्स में मशीनरी फर्नीचर गुडविल है, इन्वेस्टमेंट ये देखो ये होती है जिसे हम कहते हैं कि कॉस्ट द होल्डिंग कंपनी पेड इन द सब्सिडरी कंपनी टू एक्वायर द शेयर, ये होती है वो कॉस्ट। फिर है करंट असेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एट बैंक प्रिपेयर करने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट 31 मार्च 15 की, 31 मार्च 15 की दे रखी है, करनी है हमें। उसके बाद इसका सोल्यूशन अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ से आपको क्या क्या पता चल रहा है कि एक तो आपने डिविडेंड डिक्लेयर करा है तो आपको डिविडेंड का ट्रीटमेंट करना है, और बाकी सारी चीज़ें वैसी ही हैं जैसे अब तक करते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट निकालना है, कैपिटल प्रॉफिट निकालना है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालनी है और माइनॉरिटी का इंटरेस्ट निकालना है। बस यहाँ पर एक चीज़ नहीं है, वो क्या है कि अनरियलाइज्ड वैल्यू ऑफ स्टॉक नहीं है, अनरियलाइज्ड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री का ट्रीटमेंट यहाँ नहीं होगा क्योंकि कुछ गिवन ही नहीं है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम रेवेन्यू प्रॉफिट निकालते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होता है, एक्विजिशन से पहले का। तो एक्विजिशन से पहले का प्रॉफिट हमें जो निकालना है, हम क्या करेंगे, पिछले साल का क्लोजिंग देखेंगे और इस साल का ओपनिंग उसमें से माइनस कर देंगे, और साल में जितना भी हमने जो अमाउंट पे करी गई है वो ऐड बैक करेंगे क्लोजिंग निकालने के लिए। तो क्लोजिंग बैलेंस हम कहाँ से देखेंगे, अपना बैलेंस शीट में ही देखेंगे। P&L का क्लोजिंग बैलेंस कितना है हमारे पास, P&L का क्लोजिंग बैलेंस है 3,90,000। अब ये क्लोजिंग है, इसका मतलब इसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी पे करी गई हैं, लेकिन हमें पीछे से अगले पॉइंट पे जाना है तो हमें चीज़ें ऐड बैक करनी पड़ेंगी। हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, डिविडेंड डिक्लेयर किया है 10%। शेयर कैपिटल कितनी है एस लिमिटेड की, 12 लाख। तो 12 लाख पे 10% कितना आ जाएगा आपका, 1,20,000। 12 लाख पे 10% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1,20,000 आ जाएगा, ये आप वापस ऐड करोगे। फिर आप क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस माइनस करेंगे क्योंकि हमें ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट निकालना है। ओपनिंग बैलेंस आपको स्टेटमेंट में गिवन है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L जो है वो 3,12,000, देखो आपकी स्टेटमेंट में ऊपर गिवन है, ये रहा। ऑन विच P&L 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस है, P&L का बैलेंस कितना है 3,12,000, तो ये ओपनिंग बैलेंस आपने क्लोजिंग में से माइनस कर दिया।
तो ये जो आपका अमाउंट निकल के आया 1,98,000, ये है आपका रिवेन्यू प्रॉफिट। अब इस रिवेन्यू प्रॉफिट में से एच का हिस्सा कितना है वो निकालोगे। 1,98,000 का में से 75% एच का हिस्सा है। 75% कैसे हो गया कि उसने जो शेयर एक्वायर कर रखे हैं वो 9,000 शेयर लिए हैं और टोटल शेयर कितने हैं, 12 लाख के शेयर कैपिटल है, 100 रुपये का एक है, तो कितने शेयर बन गए, 12,000 शेयर बन गए। और इसने लिए कितने हैं, 9,000, तो ये कितनी परसेंट होल्डिंग बन गई, 3/4, यहाँ पे 25 3 ज़ा 75, इसका मतलब 75% होल्डिंग बन गई एच की। इसलिए ये हमने 1,98,000 का 75% किया है। ये एच का शेयर है रिवेन्यू प्रॉफिट्स में से। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है हमारा, जब हम वो रिजर्व्स की कैलकुलेशन करते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, इसे हम ऐड करते हैं। नेक्स्ट है आपका डिविडेंड डिक्लेयर्ड, डिविडेंड रिसीव्ड बाय एच आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। डिविडेंड एच को कितना मिलेगा, 9,000 शेयर्स हैं उसके, 9,000 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 9 लाख उसकी शेयर कैपिटल बन गई, और 10% ही डिविडेंड मिल रहा है, तो 9 लाख का 10% 90,000, 90,000 का डिविडेंड एच का है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से। अब देखो जो हमने गलत किया हुआ था, एरर था हमारी एंट्रीज़ में कि हमने क्रेडिट मान के उसको हमने क्या कर रखा था, P&L में क्रेडिट कर रखा था, उसको हमें ठीक करने की उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री करनी थी। वो रेक्टिफाइंग एंट्री आपकी क्या थी कि बैंक अकाउंट को आपने डेबिट किया था, आपने शेयर्स, या आपने क्या किया था कि P&L को गलती से आपने क्रेडिट किया हुआ था, तो अब उसको ठीक करने के लिए P&L को हमने डेबिट करना पड़ेगा। और क्रेडिट किसको करेंगे, शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी। तो ये उसका लेजर ही बना रखा है। ओपनिंग बैलेंस देखो, शेयर्स इन एस लिमिटेड कितने हैं, कितने अमाउंट से हम बैलेंस ब्रो डाउन किया, कितने की हमने पे करा उसको, 13,65,000 हमने उसको, हमारे पास इसका ओपनिंग बैलेंस है। ये कहाँ से गिवन है 13,65,000 हमारे पास, ये हमने 13,65,000 की इन्वेस्टमेंट करी है सब्सिडरी कंपनी में। हमारे शेयर्स हमने कितने पैसे दिए, 13,65,000। एक तो यहाँ भी गिवन है ये, और आपको ऊपर भी दे रखा है। 1 अप्रैल को हमने एक्वायर जब किया तो हमने इतने पैसे दिए हैं, इसलिए ये आपका सब्सिडरी कंपनी का जब आप लेजर बनाओगे तो वहाँ पर इसका ये ओपनिंग बैलेंस है 13,65,000। फिर आपने रेक्टिफाइंग एंट्री जो पास करी थी उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्रेडिट की तरफ प्रेजेंट जो जितना डिविडेंड बनता है 90,000 का, 9 लाख का 10% अभी अभी किया हमने, वो डिविडेंड हमने इधर लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ P&L 90,000। बैलेंस जितना बचा 12,75,000, ये आपका नेट करेक्ट प्रॉफिट है 12,75,000। अब एच लिमिटेड की जो स्टेटमेंट है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा कि भाई जितना उसको प्रॉफिट मिला हुआ था उसमें से ये माइनस होगा। बैलेंस ऑफ P&L एज़ पर बैलेंस शीट 9,60,000 है एच का। बैलेंस शीट में आप एच का बैलेंस देखो प्रॉफिट का, एच का हिस्सा कितना गिवन है सरप्लस में, ये रहा सरप्लस, एच का हिस्सा है 9,60,000। तो इस 9,60,000 में से माइनस होगा आपका क्या, जो आपने रोंगली डिविडेंड ऐड करा हुआ था वो माइनस होगा 90,000 का। बचा आपका क्या, 8,70,000। ये आपका सही रेक्टिफाइंग बैलेंस है P&L का। अब आपने रिवेन्यू प्रॉफिट निकाल लिया। अब कैपिटल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, जनरल रिजर्व चाहिए। ये आपका बैलेंस शीट में गिवन है, देख लेना 3,30,000। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस देखो, आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है बैलेंस कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे हमारा 3,12,000, 3,12,000 हमारा क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस 3,12,000। अब हम ये नहीं उठाएंगे क्योंकि हमें कैपिटल प्रॉफिट निकालना है। आप सोचोगे कि कहीं हमें ये प्रॉफिट ना उठाना हो 9,60,000 का, नहीं, हम ये प्रॉफिट नहीं उठाएंगे भाई। हमारा जो पिछले साल का ओपनिंग प्रॉफिट है उसमें से हम डिविडेंड माइनस करेंगे। पिछले साल का ओपनिंग है, पिछले साल का क्लोजिंग जो हमारा इस साल का ओपनिंग बना है 3,12,000, उसमें से हमने डिविडेंड माइनस करके जो हमारा नेट प्रॉफिट बचा 1,92,000, ये हमारा साल के एंड का प्रॉफिट है।
फिर हमारा जनरल रिज़र्व इतना है। तो ये आपका पोस्ट एक्विजिशन में एच का ये चीज़ें बनेंगी पोस्ट एक्विजिशन में, इसलिए उसको हमने क्या बोला है, कैपिटल प्रॉफिट। अब हमें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना है। ये कैपिटल रिज़र्व आया निकल के, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने के लिए हमें क्या करते हैं कि हमें पहले वो अमाउंट देखना होता है जितना हमने पे किया है सब्सिडरी कंपनी में शेयर एक्वायर करने के लिए। तो हमने कितना अमाउंट पे किया है, हमने जो अमाउंट पे किया था एज़ पर द स्टेटमेंट वो है हमारा 13,65,000, लेकिन इसमें 90,000 रुपीज़ गलत ऐड हुए हैं। तो हमारा रेक्टिफाई करके जो हमारा बैलेंस बना था इसमें 13,65,000 में से 90,000 माइनस करके हमारा बना था 12,75,000। तो इसका मतलब हमने जो शेयर एक्वायर करने के लिए पैसे दिए हैं वो 12,75,000 हैं। अब इसमें से हम क्या क्या माइनस करते हैं, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स और कैपिटल प्रॉफिट में से कितना हिस्सा एच का बना है वो, ये दो चीज़ें हम माइनस करते हैं इसमें से। तो पेड अप वैल्यू कितनी है, 9,000 शेयर है उसके पास, 9,000 शेयर्स हैं, 100 रुपये का एक है, तो 9 लाख रुपये हो गए। ये रहे, ये ऐसे मत निकालो, इसको सीधा बस अपना 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 9 लाख शेयर्स हो गए। फिर है एच लिमिटेड का कैपिटल प्रॉफिट में कितना हिस्सा बना, 5,22,000 जो अभी कैलकुलेट किया उसमें 75% करोगे तो 3,91,000 बनता है। अब इन दोनों को ऐड करके आपका बना 12,91,500। इसका मतलब क्या है कि आपको देना तो था 12,91,500, आपने दिया कितना एक्वायर करने के लिए, 12,75,000 आपने कम दिया है। ठीक है, आपने कम दिया है, देखो आपने दिया है 12,75, आपको देना था 12,91, तो अब ये अमाउंट गुडविल ना होके क्या है, आपकी कैपिटल रिजर्व बन जाएगी। अगर एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते तो ही तो गुडविल होते, वो आपने कम पे किया है, आपको प्रॉफिट में बिका है, इसीलिए वो आपकी कैपिटल रिजर्व है, वो बना 16,500 का। अब कैपिटल रिजर्व के ट्रीटमेंट करने के क्या तरीके होते हैं, या तो आप लाइबिलिटीज़ की तरफ ले दो इसको कैपिटल रिजर्व को, ठीक है, अदरवाइज़ आपके अगर बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है तो गुडविल में से माइनस करके लिख दो, बात तो एक ही रहेगी, या तो आप लाइबिलिटी साइड लिखो या फिर एसेट की तरफ लिख रहे हो तो गुडविल में से माइनस कर दो। अब क्योंकि अभी मैंने गुडविल में से क्यों माइनस करने के लिए बोला है, क्योंकि इस सम की स्टेटमेंट में आपको गुडविल का अमाउंट गिवन है, असेट्स में गुडविल गिवन है, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि इसको गुडविल के अगेंस्ट एडजस्ट कर दो, क्योंकि कैपिटल रिजर्व जो है गुडविल के ऑपोजिट होता है। हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास हाँ जितना हमने अमाउंट पे किया अगर वो ज़्यादा है, अगर हमने ज़्यादा अमाउंट पे किया है तो वो गुडविल होता है, अगर कम पे करा है तो वो कैपिटल रिजर्व होता है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, क्योंकि इस सम में आपकी गुडविल एग्जिस्ट करती है और आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैपिटल रिजर्व निकलता है, इसीलिए मैंने कहा कि और सम की बुक के अकॉर्डिंग भी यही हमारा बेसिक स्टैंडर्ड है सम ट्रीट करने का, कि कैपिटल रिजर्व को आप इस गुडविल के अगेंस्ट एडजस्ट कर दो। एडजस्ट करने का क्या मतलब है कि जब आप इसको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व कैसे लिखोगे, कि जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे वहाँ पे गुडविल लिखोगे, गुडविल में से ये अमाउंट माइनस कर देना, ये मतलब है इसका गुडविल के अगेंस्ट एडजस्ट करने का। फिर आता है आपकी बात माइनॉरिटी का इंटरेस्ट। माइनॉरिटी का इंटरेस्ट क्या क्या होता है, शेयर कैपिटल में से हिस्सा देना होता है उनको, जनरल रिजर्व में से हिस्सा देते हैं, प्रॉफिट्स में से हिस्सा देते हैं। तो पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, देखो सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल है 12 लाख, उसमें से 25% हिस्सा इनका निकल गया। फिर जनरल रिजर्व देखो बैलेंस शीट में गिवन है 330 के, उसमें से 25% हिस्सा निकल गया। उसके बाद P&L 390 का बना जो बैलेंस शीट में ही गिवन है, उसका 25% किया, 97,500 बन गया। तो ये तीनों का टोटल कैपिटल आपका बन गया माइनॉरिटी का इंटरेस्ट, इसको आप लाइबिलिटीज़ की तरफ दिखाओगे बैलेंस शीट में। इसके बाद इसका आपकी ट्रीटमेंट करनी है, ट्रीटमेंट इसका वही है जैसे हम अब तक डालते आए हैं चीज़ों को, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, माइनॉरिटी का इंटरेस्ट। इसका रिजर्व्स का एक बस पॉइंट देख लो, रिजर्व में कैसे होगा कि एच का रिजर्व्स गिवन है 7,80,000 बैलेंस शीट में देखो गिवन है। फिर एच का प्रॉफिट गिवन है 8,70,000 का, इसमें हमें रिवेन्यू प्रॉफिट ऐड करते हैं, रिवेन्यू प्रॉफिट हमने जो निकाला 1,48,500 का है, कर दो सारों को ऐड, ये आ गया बस। और इसमें कुछ भी चीज़ न्यू नहीं है, आपकी बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट सारी चीज़ों का वैसे ही होगा।
अब ये देखो, गुडविल है एच की और एस की, दोनों को ऐड किया, उसमें से माइनस कर दिया आपका जो कैपिटल रिजर्व था, ये कर दिया उसने अगेंस्ट गुडविल के, इसको एडजस्ट ऐसे करते हैं। तो इसके साथ आपका ये टॉपिक फिनिश है। ये टॉपिक मेरा मतलब कहने का है कि ये आपका ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि है इंटीरिम डिविडेंड की कैलकुलेशन करना। इंटीरिम डिविडेंड की कैलकुलेशन वो हम अपने लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।